हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर बच्चों। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 बच्चों, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं गॉस का प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा पूछा जाता है। शुरुआत बहुत ही सही समय पर हो रही है हमारी, और यह टॉपिक आज ही आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बेटा क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद में बच्चों गॉस के प्रमेय के बारे में। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और गॉस प्रमेय सीखने के लिए ना आपको एरिया वेक्टर और विद्युत फ्लक्स के बारे में नॉलेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ये अगर आप जानेंगे बच्चों तो गॉस का प्रमेय आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो पहले सीखिएगा एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की, और अंत में चलेंगे बेटा गॉस के प्रमेय की ओर। तो शुरू करें, चलेगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिल्कुल ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सबसे पहली बात बेटा क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर। क्षेत्र सदिश बच्चों, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, कैसी राशि होती है? ये जो रहती बेटा अदिश राशि होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मगर अब 12th में जब हम एरिया पढ़ेंगे, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित एरिया पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र के लिए एरिया देखेंगे, तो यहां पर हम एरिया को क्या लेकर चलेंगे कि एरिया जो है बच्चों वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है, ये हम मानकर चलेंगे। ठीक है, एरिया को क्या मान के चलते हैं, यहां पर हम एक सदिश राशि मानकर चलेंगे। बिल्कुल ओके, तो याद रखिएगा यहां पर हमारे पास में एरिया कैसी राशि होगी बच्चों, एक सदिश राशि होगी। तो क्षेत्र सदिश के लिए बोल सकते हैं हम कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलता है बेटा एक सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होगी, परिमाण के साथ दिशा भी होगी। अब बात तो वही है कि अगर दिशा होगी तो दिशा किस तरह से होगी, यह हमको जानना जरूरी है। तो दिशा होगी तो दिशा कैसी होगी बेटा, जैसे मेरे पास में कोई एक यहां पास में पृष्ठ है, एक सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसे मैं वेक्टर ए से दिखाऊंगा बेटा, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा उसको मैं एन कैप से दिखाऊंगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है। किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश रहेगा वो उस पृष्ठ के हमेशा लंबवत रहेगा। ठीक है, बाहर की दिशा में रहेगा, लंबवत रहेगा, और बाहर की दिशा में रहेगा, तो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर हमेशा इसके कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और एरिया वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, हम एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू एन कैप, ए इंटू एन कैप। ये ए क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, और एन कैप क्या बता रहा है बेटा, इसकी दिशा को बता रहा है। ये इसकी क्या बता रहा है, दिशा को। आपने 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ा हुआ है। देखो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं बेटा। ठीक है, वेक्टर पढ़ के आए ना 11th में, वेक्टर पढ़े कि नहीं पढ़े आपने, वेक्टर पढ़ा है ना। वेक्टर में आपने पढ़ा था बेटा आपने कि जो इकाई सदिश होता है वो दिशा बताने के काम आता है। इकाई सदिश क्या करता है बेटा, वो दिशा बताने के काम करता है। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर को अपन दिखाते किससे हैं बेटा, हम ए कैप से दिखाते हैं। सॉरी, कोई इकाई सदिश है, इकाई सदिश को दिखाएंगे कैसे, हम ए कैप से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बेटा, ए कैप से। और ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, सदिश और सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास में ये वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ये आ जाएगा। बस वही चीज तो लिखा है, सदिश का परिमाण ही सदिश का मापांक ही सदिश के परिमाण के बराबर होता है। तो ए इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ए कैप आ जाएगा। इसको आप याद रखना, इसको आप याद रखना, ठीक है, ये ठीक है, इसको आप यहां पर याद रखिएगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू ए कैप आ जाएगा। ए इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, ए कैप, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमने इसको भी लिख लिया है, और क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो समझ में आया एरिया वेक्टर आप सभी को, फिर से सुन लो। प्रत्येक पृष्ठ का
क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है। दिशा कैसी होगी बेटा? दिशा हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर देखो, अगर हमारे पास में मान के चलो बेटा एक कोई ऐसा सरफेस है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब अनियमित आकार का, ये बेटा रेगुलर नहीं है, ऐसा है, तो इसके लिए अगर आपको बोलेगा इसके लिए आप एरिया वेक्टर बताओ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मालूम बेटा? हमको छोटा छोटा पार्ट लेना पड़ेगा, अल्पांश। जैसे ये ले लिया मैंने यहां पर, तो यहां पर मैंने एक छोटा पार्ट ले लिया, ये मान के चलते हैं सरफेस एस है, इसका छोटा पार्ट डीएस हो जाएगा बेटा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, इस पर जो छोटा पार्ट लिए उसके डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसके लंबवत दिशा में। इसमें मैंने छोटा पार्ट लिया, उसके कैसे होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एन कैप की दिशा हो जाएगी। और अगर मैं इसी को बेटा यहां पर ले लूं, मान के चलो यहां पर, तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ये डीएस यहां पर ले लेता हूं मैं, डीएस को मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ये इधर हो जाएगी एन कैप। जहां पर भी आप लेंगे ना, मान के चलो आप यहां पर ले रहे हैं छोटा सा पार्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ये एन कैप हो जाएगी डीएस के लिए। अगर आप इसी को आप यहां पर ले रहे हैं बेटा, ठीक है, इसी को आप यहां पर ले रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा? ये डीएस की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इधर। तो जो भी रहता है एरिया वेक्टर, उसकी दिशा उसके लंबवत होती है। कैसी होती है बेटा? उसके लंबवत, रेगुलर शेप के लिए भी और अनियमित आकार के लिए भी बेटा, ठीक है। बात समझ में आई? ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को लिखने आना चाहिए। यहां पर कैसे लिखेंगे हम? यहां पर कैसे लिखेंगे? यहां पर एरिया वेक्टर को वेक्टर डीएस इज इक्वल टू डीएस इंटू एन कैप, डीएस इंटू एन कैप से हम दिखाएंगे। एन कैप का यूज किस लिए किया जाता है? एन कैप क्या चीज है बेटा? ये है लंबवत मात्रक सदिश होता है। ये क्या होता है बेटा? ये लंबवत मात्रक सदिश होता है जो दिशा बताने के काम आता है। ये क्या बताता है? ये दिशा, क्षेत्र की दिशा या किसी भी चीज की दिशा बताने के काम आता है, ठीक है। लंबवत मात्रक सदिश कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, गॉस प्रमेय के लिए एक चीज और जानना जरूरी बेटा, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी भी विद्युत पृष्ठ में क्या होता है बोलता है बेटा? क्षेत्र में स्थित किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप अगर शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किस दिखाते हैं बेटा? फाई ई से। अब फ्लक्स की परिभाषा तो हम अक्सर याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। शॉर्टकट मैंने बता दिया है, आप नोट कर लो बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, कहां से हम उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो बिल्कुल वन बाय वन सारे के सारे स्टेप देखते चलना। सबसे पहले बोलता है बेटा यहां फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स मैंने बताया फाई से दिखाएंगे। फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? बोलता है ई के। ई क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। अगर फिजिक्स में हम कभी भी बोलते हैं कि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, तो इसका अर्थ समझते हैं, अगर दो कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, या हिंदी में बोले तो बेटा दो भौतिक राशियां अगर क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, इसका मतलब दोनों भौतिक राशियों का मान जो होता है वो साथ साथ बढ़ता है। दोनों भौतिक राशियों का मान क्या होता है? साथ साथ बढ़ता है। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर डिपेंड कर रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो फ्लक्स भी अच्छा होगा। फ्लक्स बोले तो
बोलो, फ्लक्स बोले तो फ्लक्स से क्या समझे, मैंने बताया फ्लक्स दिमाग में आएगा, तुरंत घंटी बजेगा और याद आएगा। फ्लक्स क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। या आप इतना याद रखना, विद्युत फ्लक्स जैसे ही आता है दिमाग में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। डिटेल में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो क्या समझ में आता है कि बोलता है फाई प्रोपोर्शनल है ई के। मैंने बता दिया प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा दोनों के मान साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। एक अनुक्रमानुपाती है, मतलब अनुक्रम में है, समान अनुपात में है, तो दोनों के मान साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। सीधी सी बात है, नो बकवास है यहां पर कि अगर विद्युत क्षेत्र अच्छा रहा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अच्छी रहेगी, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान अच्छा होगा। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र ई पर। हम यहां पर इस तरह से डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई अच्छा रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अच्छी होगी। फ्लक्स जो होता है बेटा वो किस पर निर्भर करता है, वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया। दूसरा पॉइंट बेटा, फ्लक्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो अनुक्रमानुपाती है एरिया के। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर हमारा एरिया जो पृष्ठ है बेटा उसका क्षेत्रफल अधिक हुआ तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर एरिया छोटा हुआ तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। सबसे पहले दिमाग में यह बात बैठा लो बेटा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर अगर एरिया बड़ा है तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर एरिया छोटा है तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। डायग्राम में देख रहे हैं, एरिया बड़ा होने पर 4-4 रेखाएं निकल रही है, एरिया छोटा होने पर 2 ही रेखा निकल रही है। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसलिए 5 प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे बेटा, ए लिखे। तो 2 बातें समझ में आ गई आपको। अगर विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है, फ्लक्स अधिक होती है, इसलिए फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बड़ा होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, फ्लक्स ज्यादा होता है। एरिया छोटा होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती है, फ्लक्स कम होता है। तो फ्लक्स जो होता है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है। 2 बातें पता चल गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, अब सुनिएगा मेरी बात। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इस पर जो हमने एक पृष्ठ रखा है बेटा वो विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा है, लंबवत रखा है। इस पर हमने एक पृष्ठ जो रखा है बेटा वो विद्युत क्षेत्र की कैसे रखा है बेटा, लंबवत रखा हुआ है। तो बोलता है कि जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है। दिखाई भी दे रहा है आपको, ठीक है। पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर, देखो सीधे सीधे रखा है, लंबवत रखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है बेटा, ज्यादा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात बेटा, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहता है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और यहां विद्युत क्षेत्र भी क्या है बेटा, इस एरिया के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र भी लंबवत है और एरिया वेक्टर भी लंबवत है, तो दोनों की दिशाएं सेम हो रही है। दोनों के बीच बनने वाला कोण, ठीक है, अगर हम विद्युत क्षेत्र ई और ए के बीच बनने वाला कोण देखें तो दोनों की दिशा सेम होने के कारण इस कोण की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। कब, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। बहुत काम आएगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है बेटा, उस स्थिति में, ठीक है, जो फ्लक्स रहता है वो मैक्सिमम होता है, फाई मैक्सिमम होता है। अब देखो, अब जो मैंने यहां पर उसमें पृष्ठ लिया उसे विद्युत क्षेत्र के समांतर रख लिया बेटा। विद्युत क्षेत्र के कैसे रख लिया, समांतर। विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर क्या यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, नहीं। कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर से निकल गई, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे से निकल गई।
और इस एरिया का, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर हो गया और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया। अगर आप यहां इन दोनों के बीच का एंगल देखें बेटा, ये एंगल देखें इन दोनों के बीच का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा, मिनिमम है। यहां पर कोई पृष्ठ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ही नहीं गुजर रही है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है बेटा, उसका मान क्या हो जाएगा, यहां पर मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये बात हमको समझ में आई कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होती गुजरने वाली, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, समांतर होता है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है बेटा, समांतर होता है, तो वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, और इस स्थिति में फ्लक्स मिनिमम हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए फ्लक्स मैक्सिमम हो गया और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए फ्लक्स मिनिमम हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में अब आप वो हमको बताइए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या होते हैं, रेशियोस होते हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस जो होता है ना, कौन सा ऐसा है जो इसके लिए 0 डिग्री पर वैल्यू मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पर मिनिमम होती है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, किस अनुपात के लिए 0 डिग्री पर वैल्यू मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पर वैल्यू मिनिमम होती है, कौन सा वो अनुपात होता है, वो अनुपात होता है बेटा कॉस। तो यहां पर हम बोलेंगे कि फ्लक्स किसके, कॉस थीटा की क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब 0 रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जब 90 रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 पॉइंट मिलते हैं फ्लक्स के लिए। फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र पर, एरिया पर और कॉस थीटा पर। अगर बच्चों यहां पर हम इन तीनों को मिलाकर लिखें, हम इन तीनों को मिलाकर लिखें, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बेटा फाई प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, या बेटा फाई इक्वल, ठीक है, यहां पर मैं के ले लेता हूं ई ए कॉस थीटा, के एक नेतांक है। ठीक है, यहां लिखना के एक नेतांक है, नियतांक है। ठीक है, और एसआई पद्धति में k इज इक्वल टू होता है बेटा 1, k का मान कितना हो जाता है 1, अतः फाई इज इक्वल टू बेटा ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास फार्मूला बन गया ए कॉस थीटा। इसका सदिश रूप, ये सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है बेटा हमारे पास में, सॉरी अदिश राशि होती है। कैसी राशि, सॉरी 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 सॉरी, फ्लक्स जो होती है ये हमारे पास में अदिश राशि होती है बेटा। फ्लक्स जो होती है वो अदिश होती है, मगर यहां पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। ये फॉर्मूले से हमको पता चलता है बेटा कि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अदिश राशि है ना। ठीक है, बस इसका सदिश रूप ऐसा ठीक है, बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। ये क्या होता है, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, राशि होती है अदिश। कैसी राशि होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। मगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्योंकि ई ए कॉस थीटा दो सदिशों के अदिश गुणनफल का एक रूप होता है। तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये भी हमारे पास में यहां पर एक फार्मूला हो गया। तो ये याद रखना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला, मैंने फार्मूला बनाने का पूरा तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फार्मूला तो आ गया। हमेशा मैं फार्मूले के बाद आपको मात्रक, विमेय सूत्र, ये सारी की सारी चीजें बताता हूं बेटा। तो चलिएगा, हमारे पास फार्मूला आया बेटा फाई ई, हम सिंपली इसको ई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो मात्रक की बात सबसे पहले करते हैं बच्चों कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक फाई ई ए से क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में मात्रक, ध्यान से देखिएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए से फाई ई क्या आ जाएगा, ई को अपन लिख सकते हैं एफ अपन क्यू, और ये हो जाएगा बेटा ए। बल का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बेटा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कूलम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा बेटा। और एक और देखो, फाई ई इज इक्वल टू
ई ए से, ई को अपन लिखेंगे बेटा v अपॉन डी इंटू ए, ठीक है, ये भी लिखते हैं, हमने पढ़ चुका है। v को अपन लिखेंगे बेटा वोल्ट, d को लिखेंगे बेटा मीटर, और ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसिल, दूसरा मात्रक हमारे पास आ जाएगा बेटा वोल्ट मीटर। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हमने बात किया बेटा किसकी? मात्रक की। तो दो मात्रक बताया फाई ई के लिए, एक ई इंटू ए से, ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ अपॉन क्यू होता है, इंटू ए हो गया बेटा। एफ को क्या लिखे हमने? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर कुलाम, और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। फाई ई इज इक्वल टू बेटा ई ए से वी अपॉन डी इंटू ए, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, वोल्ट मीटर। क्या आ गया बेटा हमारे पास में? वोल्ट मीटर। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। इतनी सारी वैल्यूज हैं जो हमको क्या करना है बेटा? हमको याद रखना है। हमको क्या करना है बेटा? हमको याद रखना है, ठीक है। आगे ये मात्रक हो गया, विमेय सूत्र भी निकाल लें। चलो हम यहां पर हम विमेय सूत्र भी निकाल लेते हैं बेटा। तो विमेय सूत्र के लिए एक बार फिर से फॉर्मूले से चलेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए से बेटा, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए से। क्या आ जाएगा हमारे पास में? ई के जगह में एफ अपॉन क्यू लिख लेंगे बेटा, और ये हो जाएगा ए। अब निकाल लेते हैं फटाफट। बल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरे पास एम एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया के लिए हो जाएगा बेटा एल का स्क्वायर हो जाएगा। आवेश के लिए हो जाएगा बेटा मेरे पास में एटी। देन ये हो जाएगा एम एल का क्यूब, टी ऊपर जाएगा बेटा टी इनवर्स क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो ये इसका विमेय सूत्र हो गया। फिर हम तीसरे बात करेंगे बेटा प्रकृति की। तो मैंने बताया कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। इसकी प्रकृति जो होगी वो अदिश होगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी बेटा, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? अदिश होगी, स्केलर होगी। याद रखना इतनी चीजें ना। आगे बढ़ेंगे बेटा हम इसके बाद में, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे मेरी बातों को, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, मैंने मात्रक विमेय सूत्र बता दी। यहां पर एक चीज और मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फ्लक्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, फ्लक्स के प्रकारों के बारे में भी बहुत बात होती है कि जो फ्लक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर मैं गॉस प्रमेय से पहले आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा फ्लक्स के प्रकारों की ओर। कहां पर लेके चलूंगा बेटा? फ्लक्स के जो प्रकार होते हैं उसकी ओर लेके चलूंगा। देखो इधर, फ्लक्स के प्रकार को हमको समझना है बेटा। तो फ्लक्स के प्रकार को अगर हमको समझना है ना, तो हम यहां पर एक इस तरह से छोटा सा शेप ले लेते हैं, अनियमित आकार का। ये मैंने शेप ले लिया बेटा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये इस तरह से पृष्ठ के अंदर जा रही है, और यहां से होकर क्या हो रही है बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही है, और ये इस तरह से बाहर निकल रही है, ठीक है। ये अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस जगह पर बेटा मैं यहां पर कुछ ये अनियमित आकार का है, मैं यहां पर अगर कुछ छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स ले लूं बेटा, कुछ छोटे छोटे मैं क्या ले लूं यहां पर? एरिया वेक्टर। ये जैसे मैंने ले लिया, मान के चलते हैं। तो यहां पर ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बेटा, ये इसका एन कैप हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो एंगल क्रिएट होगा ना बेटा, एंगल हम किसके बीच में देखते हैं? विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर। ये जो एंगल क्रिएट होगा यहां पर, ये जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, ये थीटा की वैल्यू यहां पर होती है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। या फिर मैं अगर यहां पर लूं बेटा, यहां पर मैं छोटा सा एरिया वेक्टर लेता हूं, तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा और ये एरिया वेक्टर की दिशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर भी जो थीटा की वैल्यू होती है वो लगभग 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जब विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। कहां तक है बेटा? 180 डिग्री तक। तो सुनिएगा, ठीक है, जो कॉस की वैल्यू होती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू कैसी बेटा हमारे पास में? थीटा की वैल्यू जो है वो,
ठीक है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है बेटा, वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, और ये बराबर है या छोटा है कहां तक बेटा, 180 डिग्री तक। कहां तक है बेटा, 180 डिग्री तक है। तो कॉस का मान 90 डिग्री से 180 के लिए क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। अतः किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऋणात्मक फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, फ्लक्स या कहलाती है। बात समझ में आया। कॉस का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के लिए क्या होता है, बोलता है बेटा ऋणात्मक होता है। अतः किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉस फाई कैसा आ गया था बेटा, हमारा निगेटिव हो गया था। कॉस फाई का मान कैसा आ गया था बेटा, हमारा निगेटिव आ गया था। रीजन साफ है, मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब ऐसे ही समझिएगा, ठीक है, ये ऐसे ही समझिएगा बेटा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है जो बाहर की ओर जा रही है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है बेटा जो बाहर की ओर जा रही है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा, ये बेटा विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके लिए मैं यहां पर कोई अगर एरिया वेक्टर लेता हूं बेटा, ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, एरिया वेक्टर का ये हमारा परपेंडिकुलर, ये एन कैप हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बेटा, ई हो गया। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है बेटा यहां पास, ये थीटा की वैल्यू, यहां पास थीटा का मान बेटा, ये थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। या ये विद्युत क्षेत्र ई, और यहां पर अगर मैं छोटा सा एक सरफेस ले लूं बेटा, तो ये उसका एन कैप, यहां की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो अब, ठीक है, यहां पर थीटा का मान कितना है बेटा, यहां पर थीटा का मान, ठीक है, 0 या 90 डिग्री है। अतः कॉस फाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बच्चों क्या होती है, धनात्मक फ्लक्स कहलाती है। बिल्कुल, बात समझ में आई क्या। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है वो ऋणात्मक फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, और जो बाहर की ओर जा रही है बेटा वो धनात्मक फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। अब मान के चलो कोई अगर इसको स्पर्श करती हुई जा रही है बेटा, ठीक है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, और यहां पर मैं कोई एरिया वेक्टर लेता हूं, तो एरिया वेक्टर एन कैप हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगी, और यहां पर जो कॉस फाई है वो 0 हो जाएगा, और फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटा, फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री हो जाएगी। याद रखना, ये एकदम पृष्ठ बाहर जा रही है, तो थीटा इज इक्वल टू 90, विद्युत क्षेत्र ई, एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, कॉस फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0। कॉस 90 0 होता है, तो फाई ई भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी अलग से आप याद रखना बेटा, ठीक है, इसको भी आप अलग से यहां पर याद रखना। तो ये कुछ है, फ्लक्स जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और शून्य भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गॉस प्रमेय की, कि गॉस प्रमेय क्या होता है। तो गॉस प्रमेय के लिए सुनिएगा बेटा, बोलते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर
निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का कितना गुना होता है, बोलता है बेटा 1/ε0 गुना होता है। फाई E इक्वल टू हम लिखते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds और Q/ε0। ठीक है, तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहा जाता है बेटा, और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई E उस बंद पृष्ठ में अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का ε0 गुना होता है। मतलब फाई E इक्वल टू अपन ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं फाई E इक्वल टू बेटा Q/ε0। ये होता है हमारा गॉस का प्रमेय। अब यहां पर ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। डेराइवेशन फार्मूला डिराइव करते हैं बेटा। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, मैं एक बंद पृष्ठ बनाया। बंद पृष्ठ कैसा है बेटा, गोलाकार है और इसके केंद्र पर +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है बेटा, +Q आवेश रखा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे निकलेगी, केंद्र पर +Q आवेश रखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, लंबवत बाहर की दिशा में निकलेगी बच्चों। ठीक है, ये लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। देखो यहां पर पृष्ठ पर बेटा मैं एक बिंदु क्या ले लेता हूं, P ले लेता हूं। पृष्ठ पर एक बिंदु क्या ले लेता हूं बेटा, P। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। हम देखते हैं बेटा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकलेगा, केंद्र पर स्थित +Q आवेश के कारण बेटा। तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस को अपन त्रिज्या को अपन R ले लेते हैं तो Q/r² हो जाएगा। और इसकी दिशा बेटा OP के अनुदिश, O से P की दिशा में, OP के क्या लिखेंगे बेटा हम, अनुदिश। O से P की दिशा में OP के अनुदिश। P के पास में ना एक छोटा सा हम यहां पास में अल्पांश छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसे ds नाम देते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर है। इस ds के लिए एरिया वेक्टर ds की भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी बेटा। थीटा की वैल्यू EDS दोनों सेम डायरेक्शन में होने पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई। P के पास मैंने एक छोटा सा इस गोले का ही पार्ट ले लिया बेटा, इस गोले का ही छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको मैंने ds नाम दिया। तो एरिया वेक्टर उसका कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, लंबवत बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है लंबवत। तो E और ds की डायरेक्शन सेम होगी बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री हो जाएगी। अतः हम निकालेंगे बेटा गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dx। फाई E इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये मेरे पास आएगा बेटा EDS cos 0। क्यों, मैंने बताया था E और ds सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया बेटा, cos 0 +1 हो गया। फाई E इज इक्वल टू बेटा ये E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा ds हो जाएगा, जबकि cos 0 क्या होता है हमारे पास में, +1 होता है। cos 0 क्या होता है बेटा, +1 हो जाता है। ये आया मेरे पास। अब यहां फाई E की वैल्यू, E का मान रखना सबसे पहले तो ऊपर से 1/4πε0 Q अपन क्या आ गया बेटा r²। ये इंटीग्रेशन ds ये होता है बेटा 4πr²। ठीक है, जहां इंटीग्रेशन ds ये होता है बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या होता है हमारे पास, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। गोले का क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। इसकी वैल्यू होती है 4πr²। क्या होता है बेटा हमारे पास, 4πr²। ये 4π कैंसल, r² कैंसल। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास में जो कैंसिल कराना था। फाइनली बचा क्या, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय होता है। कितना आसान है। ठीक है, सबसे पहले सुनिए एक बार फिर से, हमने एक बंद पृष्ठ के रूप में गोला लिया, केंद्र पर आवेश रखा बेटा +Q। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के कैसे निकलेगी, लंबवत बाहर की ओर। मैंने r दूरी पर एक बिंदु P लिया बेटा पृष्ठ पर, P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² OP के अनुदिश। OP विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के कारण हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो OP के अनुदिश आया। फिर इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किए, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds।
ds कहां से आया, गोले के पृष्ठ पर p के पास में हमने एक छोटा सा भाग ले लिया बेटा गोले का, जिसको नाम दिया ds, तो e और ds की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो cos 0 आ गया, cos 0 +1 होता है, इसलिए e इंटीग्रेशन ds गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि होगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर कैंसल, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस का क्या होता है बच्चों, प्रमेय होता है, ये आप याद रखना। अब आगे यहां पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। सरफेस किसी भी आकृति का हो, उसमें आवेश समान है तो विद्युत फ्लक्स का भी क्या होगा बोलता है बेटा, समान होता है। आवेश समान रहता है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी समान रहता है। यदि सरफेस में बहुत से आवेश हो, अगर सरफेस में मान के चलते हैं बहुत सारे आवेश हैं, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सारे आवेशों को जोड़ लेंगे, Q1 Q2 Q3, ये मान के चलो ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, सबको जोड़ लेंगे और किससे भाग दे देंगे बेटा, एप्सिलॉन 0 से भाग दे देंगे। मतलब बोल सकते हैं phi E इज इक्वल टू सभी आवेशों का योग Q नेट अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमारे पास में फार्मूला बनेगा। यदि सरफेस में कोई आवेश ना हो, सरफेस में आवेश Q का मान 0 है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, phi E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो Q का मान अगर हम 0 रख दिए तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में 0 हो जाएगा। बिल्कुल, फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्विज है हमारे पास में। सबसे पहला प्रश्न है इस क्विज का बेटा, क्विज का पहला प्रश्न, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अभी बताया बेटा, विद्युत फ्लक्स phi E इज इक्वल टू ये होता है गॉस के प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हमारा सही उत्तर आएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स के लिए मैंने बताया दो मात्रक, एक मात्रक बताया था बेटा E इंटू ए से। E को क्या लिखना, V अपॉन डी, और ये A। V क्या हो जाएगा बेटा हमारा, वोल्ट हो जाएगा, D हमारा मीटर हो जाएगा, A हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसल। ये आ गया बेटा हमारा वोल्ट मीटर। क्या आ गया बेटा हमारा, वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा विद्युत फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं बेटा। एक क्लास और होगी आपकी, जहां पर मैं आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगा। ओके, क्लास अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बिल्कुल नई क्लासेस है बच्चों, ठीक है, तो इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना। ये 2024 की क्लास है जो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।